तहरीक इंसाफ के नामा अमाल पर 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 लिखा हुआ है। तहरीक इंसाफ का एक और भी इशू है कि वो समझते हैं कि सियासत जो है वो सिर्फ तसादुम का नाम है। जरूर तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि उनकी तसादुम और टकराव की और तशद्दुद की जो सियासत थी वो उनके लिए नाकाम हो चुकी है। वो समझते हैं कि सिर्फ शोर डालने से और नारे लगाने से, बलवा करना जो है वो ऑपोजिशन है। अब एक नया तजर्बा है, तो देखिए वो उसका नतीजा क्या निकलता है। तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की तहरीक है उस पर हम बात कर रहे थे। इसी वाले से मजीद बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये दोबारा से तहरीक के आगाज़ के मामला शुरू हो गए। अली मीन गंडापुर साहब लाहौर आ गए, बड़ा काफिला लेकर पहुँचे। आप किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, या आप पुराने माजी के पैटर्न को ही सनद समझते हुए कहेंगे कि कुछ नहीं होगा? ना लाहौर से लोग निकलते हैं, केपी से भी अगर लोग आते हैं तो वो फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, इस तरह की बातें, या आप संजीदगी से ले रहे हैं इन सारी बातों को? जी, हम संजीदगी से लेते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा हुआ। जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे उनके भी हकूक हैं। उनका जो हक है कि वो अमन से अपना कारोबार करें, रोजगार की कोशिश करें, सेहत और तालीम, किसी को अस्पताल लेकर जाना है, हाँ। किसी को दूसरी और मामलात करने। लिहाजा वो जो पुरअमन गैर एहतजाजी शहरी हैं उनके भी हकूक उतने ही फाइक हैं जितने एहतजाज करने वाले। तो लिहाजा चूंकि तहरीक इंसाफ के नामा अमाल पर 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 लिखा हुआ है, जहाँ जो है उन्होंने आग भी लगाई है सरकारी इमलाक में, रेडियो पाकिस्तान को, जना हाउस को, शहीदों की यादगारों की बहरमती भी की है। उन्होंने जो है ऐसे एहतजाज किए हैं पुरतशद्दुद, जिनमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन शहीद हुए हैं। तो लिहाजा हम तो अगर ये पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो जरूर करें और अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करें। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक और भी इशू है कि वो समझते हैं कि सियासत जो है वो सिर्फ तसादुम का नाम है, टकराव और तशद्दुद का नाम है। ठीक। तो ज्यादा पार्लियामान और पार्लियामानी जो जमहूरियत है हम्म। उस पर उनका यकीन नहीं है। तो लिहाजा वो इसी में खुश हैं, वो धमकियां देने में खुश हैं, बड़के मारने में खुश हैं। अब देखिए ना, अगर एक उनके बहुत ही जिम्मेदार शख्स जो हैं वो अगर ये कहेंगे कि जी अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, तो फिर हम उसको संजीदगी से लेंगे। लेकिन इसी तवक्को के साथ कि जो भी एहतजाज होगा वो पुरअमन होगा और वो अपनी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कंटेनर्स लग जाएंगे हर तरफ और आप उन लोगों के हकूक की हिफाजत करेंगे जो एहतजाज नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेनर्स तो लगाना सिर्फ एक टैक्टिक है ना जी। वो तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या वो जो वजारतें हैं वो तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में अब जरूर तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि उनकी तसादुम और टकराव की और तशद्दुद की जो सियासत थी वो उनके लिए नाकाम हो चुकी है और उससे उनको जो है कोई सियासी वो फायदा हासिल नहीं कर पाए। तो लेकिन उसी तनाजुर में अगर वो फिर जो है वो एक ऐसा तजर्बा करना चाहते हैं तो भारत हुकूमत ने तो दूसरे शहरियों के हकूक का दिफा करना और करते रहेंगे। नहीं, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फतूहात का सिलसिला जो गवर्नमेंट के एंड पे जारी है, ये कहाँ जाके रुकेगा? 26वीं तरमीम से आप शुरू हो जाएं, फिर अदलिया के साथ 26वीं तरमीम के बाद जो उसका सारे का सारा रूप रंग निकला वो आपके सामने है। तारीख में किस तरह उसे याद किया जाएगा, इसका फैसला तारीख पर छोड़ दीजिए। मैं पूछना अब ये चाह रहा हूँ कि अपोजिशन है कोई नहीं, आपकी अपनी पार्टी है, साथ आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं, और जो अपोजिशन के लीडर हैं वो जेल में हैं और उन्हें जेल में भी एक अरसा गुजर गया, बहुत लंबा अरसा गुजर गया। तो ये फतूहात का सिलसिला कहीं रुकेगा, थमेगा, या गवर्नमेंट इसी तरह ही कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक? नहीं, ऑपोजिशन है अगर वो ऑपोजिशन करना चाहे। देखिए, अगर ऑपोजिशन करने का मतलब ये है कि 5 रेंजर्स को जो है शहीद कर देना ही ऑपोजिशन है, या रेडियो पाकिस्तान पेशावर को और वहां पेशावर में मवेशी मंडी को आग लगा देना ही ऑपोजिशन है, तो वो ऑपोजिशन नहीं है। इनके पास बड़ा अच्छा मौका था। अभी बजट गुजरा है, वफाकी बजट। इन्होंने तो वफाकी बजट की मज़ाहमत ही कोई नहीं की। वो समझते हैं कि सिर्फ शोर डालने से और नारे लगाने से, बलवा करना जो है
وہ اپوزیشن ہے. اور اسی لیے جو فتوحات تو نہیں ہوتی، حکومت نے اپنے اپنے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے جہاں قانون سازی کرنی ہے وہ کرتے ہیں. اور تاریخ جو ہے وہ فاض صاحب بڑی سر، تلخ ہے. اور وہ یہ ہے کہ 2010 میں جب عدلیہ کو یہ ساری خود مختاری دی، پارلیمان نے دی 18ویں اور 19ویں ترمیم کے ذریعے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے جو ہیں وہ عدلیہ بہتر ججز لے کر آئے گی، عدلیہ کے فیصلوں میں بہتری آئے گی، عدلیہ جمہوریت کے لیے ایک تقویت کا ثابت باعث بنے گی، اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے اندر بھی کچھ احتساب اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی نظام رائج کرے گی. تو وہ جو خود مختار عدلیہ تھی، ہم 14 سال میں جب اس کا یہ امتحان ہوا تو وہ ان چاروں معیار پر فیل ہوئے. انہوں نے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین کو جو ان کا فرض تھا وہ ادا نہیں کر پائے. اب ایک نیا تجربہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ سال اس پہ بھی غور ہوگا کہ پارلیمان کا جو ہے وہ عدلیہ کے معاملات میں پہلے سے کردار بڑھا ہے، جو کہ دنیا میں تو یہی رواج موجود ہے. تو دیکھیں وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ داغ تو نون لیگ کے دامن سپریم کورٹ کے حملے والا داغ، پھر زرداری صاحب کو قید میں رکھنے والا جو سب سے بڑا تاریخ کا ایک معاملہ تھا کہ طویل ترین انہوں نے قید کاٹی، بعد میں وہ مشرف گورنمنٹ میں بھی رہے، بعد میں نون لیگ اکثر کہتی ہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں یہ فیصلے کرتے تھے، جیسے اب عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں فیصلے کرتے تھے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس طرح کے فیصلے کرتے تھے، وہ شارٹس کھیلتے تھے اور نام ہمارا لگتا تھا وغیرہ وغیرہ. میں اب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وہ طویل ترین ایک اپوزیشن لیڈر قید میں ہے تو آپ کی گورنمنٹ میں وہ قید میں ہے، تو یہ پھر آپ کل کو جب اپوزیشن میں آئیں گے تو کہیں گے جی ہم نے قید نہیں رکھا ہوا تھا، ہم بالکل پارٹنر نہیں تھے اس قید میں رکھنے کے. اس حوالے سے اس کو کس طرح کیا نیریٹو سیٹ کریں گے پھر؟ نیریٹو فاضل صاحب نیریٹو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام کی امانت 60 ارب روپے جو 19 کروڑ ڈالر کی صورت میں انگلستان سے آئے تھے، عمران خان نے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرنے کی بجائے ایک شخص کے نام پر سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. تو لہذا وہ جو امانت میں خیانت ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. عدالتی معاملات میں تو اگر جتنے داغ سیاسی جماعتوں پر ہے اتنا ہی بڑا داغ عدلیہ پر بھی ہے. اور انہی داغوں کے ساتھ ہی ہمیں اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوشش یہی جاری رکھنی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون جو ہے وہ اس کی تقویت